કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 1 electric charges and electric field. आज का लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा. हम गाउस की थर्ड और फोर्थ एप्लीकेशन साथ में पढ़ने जा रहे हैं टू फाइंड और टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज thin spherical cell and to determine the field due to the uniformly charged sphere. लेकिन आज जो हम केस 3 और 4th एप्लीकेशन लर्न करने जा रहे हैं उसमें हम 4 केस साथ में ही देख लेंगे. जैसे कि मैंने और आपने सिलेंडर में पढ़ा, जैसे कि हमने बोला था सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर. जैसे कि हमने 4 केस लर्न कर दिए. इसमें भी हम करेंगे सॉलिड स्फीयर, होलो जैसे कि अंदर खाली हो, अंदर कुछ है ही नहीं, इसे इस चीज को बोलते हैं होलो. होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे. सो बच्चों, आज जैसे कि आप जब भी पढ़ रहे हो, आज 12th साइंस का रिजल्ट आया है. तो कई बच्चों जो फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया तो कई बार रिजल्ट डाउन भी आया होगा, तो डिसअपॉइंटेड होते हैं. तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. बहुत ही छोटी है और आप लोगों को फ्यूचर में और कभी भी ये काम आ सकती है. द स्टोरी इज रिलेटेड दैट एक राजा अपने दरबार में एक बार सब मंत्रियों को बुलाकर कहा कि मुझे एक ऐसा वचन लाके दीजिए. कोई शास्त्रों की या बड़े शास्त्रों की बात नहीं हो रही, मुझे बस एक छोटा सा वचन चाहिए, कोई एक सेंटेंस कि जैसे मैं पढ़ूं तो जिस भी टाइम में हूं उस टाइम के बारे में सोच के न दुखी हो न सुखी हो. मीन्स ऐसा कोई वचन चाहिए और सिंपल एक ही लाइन में. तो सब मंत्री लोग तो परेशान हो गए कि ऐसा कोई वचन तो ला ही नहीं सकते. शास्त्र पढ़ सकते हैं, शास्त्र पढ़ने से जैसे कि गीता है, महाभारत है, रामायण आप पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन कोई ऐसा एक स्टेटमेंट जिसे पढ़ने से न हार न जीत न धूप न छांव कोई भी समय हो उसके बारे में हम जान सके कि मीन्स ये भी समय है, ये अच्छा है या बुरा है. ठीक है, इस तरह. तो सब परेशान हो गए, किसी को कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था. तो किसी ने बताया कि गांव के बाहर एक फकीर बैठे हुए हैं, आप उससे जाके मिलिए, कहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाए. तो उस फकीर के पास सब गए. तो फकीर ने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे जो गुरुजी है उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट दिया था जिसे मुझे तो कुछ लाइफ में काम नहीं आया, इसलिए मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आपके राजा को कुछ काम आ जाए तो आप लेके जाइए. तो सब मंत्री लोग तो खुश हो गए. वो स्टेटमेंट लेके गए, वो एक अंगूठी में रखा हुआ था और जो फकीर थे उसके गुरु ने कहा था जब ऐसी परिस्थिति आए, जब आपको कुछ ना सूझे, तब ये स्टेटमेंट पढ़ना, तब ये आपको गाइड कर सकता है. तो राजा ने तो पहन ली, लेकिन राजा को बताया गया था कि ये स्टेटमेंट तभी पढ़ना है जब कोई रास्ता ना मिले. ठीक है, राजा ने तो पहन ली. फिर तो समय बीतता गया, राजा भूल भी गया कि ऐसा स्टेटमेंट मेरी एक अंगूठी में है. समय जाता गया, तब राजा के किंगडम में या राज्य पे युद्ध हुआ और राजा को बहुत बड़ी हार सहनी पड़ी. लेकिन अपने जान और अपने जीव की बचाने के लिए वो इतना भागा और एक जंगल में एक पेड़ के नीचे छुप गया. तो जो दुश्मन वाले थे वो भी उसे ढूंढने के लिए आए. तो उसके जो घोड़े की आवाज थी या चलने की आवाज थी, उसमें राजा का दिल घबरा गया कि ये अभी मुझे पकड़ लेंगे और अभी मुझे मार देंगे. कोई ऑप्शन नहीं बचा था. तब राजा को याद आया कि मैं वो वचन पढ़ लेता हूं, क्योंकि मुझे बताया गया था कि जब कोई सॉल्यूशन ना मिले तब ये वचन पढ़ना. तो राजा ने पढ़ा, खोला, अपनी एक अंगूठी खोली और उसमें वो स्टेटमेंट पढ़ा. उसमें सिर्फ इतना ही लिखा गया था, ये समय भी पास या ये समय भी पास हो जाएगा और ये समय भी पसार हो जाएगा.
राजा ने इतना पढ़ा तो पहले तो उसे हंसी आई कि इतना छोटा स्टेटमेंट। फिर वो समझ गया कि अगर मैं राज करता था वो समय भी चला गया, तो अगर मैं यहाँ जानकी मुसीबत में हूं तो ये समय भी पास हो सकता है। इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। जब सुबह हुई तो उसकी जान बच गई। अगले दिन वो राज्य में पहुंचा और समय बीतता कि फिर वापस वो राज्य पे राज करने लगा। फिर वापस वो खुश था, तब अचानक से वो स्टेटमेंट उसे याद आया, तो अचानक से वापस सेट हो गया। तो सबने पूछा, सर ऐसा क्या हो गया राजा जी? तो वो बोला कि मुझे याद आ गया कि जब सुख वाला टाइम भी पसार हो जाता है तो ये दुख वाला टाइम भी पसार हो जाता है। अभी जो मैं ये सुख भोग रहा हूं ये भी समय एक दिन चला जाएगा। तो आज के रिजल्ट के रिलेटेड बच्चों को ध्यान रखना है कि जो ये खराब समय आया है आपकी लाइफ में, जैसे भी हो, जैसे आप अगर शांति से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका अल्टीमेट रीजन क्या है। मेरे एक्सक्यूज है, मेरी लेजीनेस थी या क्या थी, कुछ भी हो तो पता चल जाएगा कि बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन ये समय भी चला जाएगा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती होगी, आपको उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे आज के लेक्चर में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। टुडे वी लर्न अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। फर्स्ट हम लर्न करेंगे थर्ड एप्लीकेशन। द थर्ड एप्लीकेशन इज टू फाइंड द फील्ड due to uniformly charged thin spherical shell। कंप्लीट। सो हमें थिन स्फेरिकल सेल लेनी है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं अगर होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, और इसमें हम बात कर सकते हैं स्फीयर के रिलेटेड भी, लेकिन वो हम फोर्थ केस में करेंगे क्योंकि ये तीनों केस ऐसे है, सॉलिड कंडक्टर, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, जिसमें आप चार्ज रखोगे तो पूरा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि होलो तो अंदर से खाली होता है, चार्ज वहां पे तो रह नहीं सकता। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे हो जाएगा? सरफेस पे। ठीक है, तो हम ऐसे ही एक सेल के बारे में बात करें, विच रेडियस इज आर। अगर मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं तो इस तरफ सरफेस पे हो जाएगा, और जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे होता है तब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे कि 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है? सिग्मा चार्ज। 2 मीटर स्क्वायर में बात करेंगे तो 2 सिग्मा चार्ज। तो यहाँ पे हमें 2 केस ध्यान में लेने हैं। फर्स्ट हम लेंगे इनसाइड एंड सेकंड हम लेंगे आउटसाइड। कंप्लीट। इसमें आप स्फीयर कंडक्टिंग का भी केस ले सकते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इनसाइड। द फर्स्ट केस is inside. So consider inside के बारे में बात कर रहे। So consider a thin spherical cell which radius is r. Here charge distribution is on the surface. Complete. हमें इस जो स्फीयर है उसके रिलेटेड हमें फील्ड फाइंड करना है विद द यूजिंग ऑफ गाउस लॉ। तो कैलकुलेट करते हैं हम फील्ड इनसाइड। अब इनसाइड में क्या करेंगे? फ्लक्स पहले हम फाइंड करेंगे फ्लक्स दैट ई डॉट डीए। अगर हम बात करें यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, अगर मैं इसकी बात करूं तो एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। सो द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0। सो वी कैलकुलेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई डीए।
then flux is equal to what is the area of this spherical cell? That 4 pi r square. Using the Gauss law, flux is equal to charge enclosed upon epsilon 0 E 4 pi r square. लेकिन चार्ज यहाँ पे एनक्लोज तो 0 है, क्योंकि पूरा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? सरफेस के ऊपर। सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा? 0। अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू 0। ये कहाँ हो जाएगा? इनसाइड। इनसाइड में E इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां से एक एमसीक्यू भी याद रखना है, दैट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सॉलिड कंडक्टर इज ऑलवेज 0। कंप्लीट। अब हम देखेंगे आउटसाइड कंडीशन। ये हो गई इनसाइड, आपने नोट कर लिया। अब हम करेंगे आउटसाइड की कंडीशन। आउटसाइड की कंडीशन हम यहां पे कर लेते हैं इसी फिगर में। नाउ कंसीडर अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r. Now we show the second case outside, and its condition is r greater than capital R. अब आउटसाइड की बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन and area vector is also outward direction. So angle between electric field and area vector is 0. So we calculate the flux. Flux is equal to integration, surface integration E dot dA. ये जो सिंबल है उसे हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेस। जैसे कि अगर इस तरह हो तो ये लाइन इंटीग्रेशन है, फिर सरफेस और फिर वॉल्यूम, ऐसे 3 इंटीग्रेशन होते हैं। अगर सरफेस हमें लिखना हो, सरफेस क्लोज है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज क्लोज्ड। सो डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, इंटीग्रेशन E dA cos 0, नाउ E इंटीग्रेशन dA, फ्लक्स E, what is its area? 4 pi r square. Here use the Gauss law, Q enclosed upon epsilon 0 E 4 pi r square. अब Q enclosed की वैल्यू रखेंगे यहां से, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। अगर यहां पे बात करें तो सिग्मा, एरिया कौन सा लेंगे? R स्फीयर का, कैपिटल R स्फीयर, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो वहीं पे किया गया है। 4 पाई कैपिटल R स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू E 4 पाई R स्क्वेयर। यहां से 4 पाई कट, E को सब्जेक्ट करेंगे सिग्मा R स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन 0 R स्क्वेयर। यहां से पता चल जाता है E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वेयर। जैसे ही हम रेडियस या डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है? डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब यहां पे हम कंसीडर करें कि पूरे सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो Q चार्ज है। तो अगर हम सिग्मा की जगह पे वैल्यू रख दे, दैट E, व्हाट इज द सिग्मा? चार्ज पर एरिया। चार्ज पर एरिया की बात करें, दैट Q 4 पाई R स्क्वेयर एप्सिलॉन 0 R स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर। यहां से R स्क्वेयर कट हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वेयर। अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है पॉइंट चार्ज का इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया पॉइंट चार्ज का इक्वेशन? ये इस तरह है क्योंकि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस से देखें तो ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सरफेस से, वो हमें कोई एक पॉइंट जैसा दिखेगा। जैसे कि ये पूरा चार्ज
यहाँ पे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट किया गया हो, और दूर से देखने पे सब चार्ज थोड़ी ना हमें दिखेंगे, हमें तो सिर्फ एक ही चार्ज दिखेगा, और एक चार्ज होता है पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का इक्वेशन दैट इज आउटसाइड। तो इसके रिलेटेड हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, आपने नोट कर लिया। तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर आपको याद हो तो ई इनसाइड क्या आया था 0, और ई आउटसाइड दैट सिग्मा आर स्क्वेयर एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेयर। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये सेल, ये रेडियस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस स्मॉल आर। अगर हम इनसाइड बात करें तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था 0, यहां पे सरफेस पे कैसा हो जाता है मैक्सिमम, और आउटसाइड में कैसा है E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हम इस तरह लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। ये जो रिजल्ट है वो 3 केस में लागू हो सकता है। फर्स्ट सॉलिड कंडक्टर, दूसरा होलो सॉलिड कंडक्टर, तीसरा होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंप्लीट। ये पूरा दोनों केस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0 एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कंप्लीट। ये हो गया सेल का केस। अब हम देखेंगे फोर्थ केस। नोट कर लिया? Fourth application, to find the field due to uniformly charged sphere। कंप्लीट। ये जो केस है वो हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी ले सकते हैं। नाउ कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विच रेडियस इज r और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग है तो उसके स्फीयर सरफेस पे नहीं होगा, पूरे वॉल्यूम में हो जाएगा। और जब वॉल्यूम की बात होती है तब हम देंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज पर वॉल्यूम। कंप्लीट। तो यहां पर भी हम दो केस देखेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड। फर्स्ट केस इनसाइड। नाउ कंसीडर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विच रेडियस इज r, हियर r लेस देन कैपिटल R। सो पहले हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। फ्लक्स सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA। Now area vector is outward direction. Electric field is also outward direction. So angle between electric field and area vector is 0. So cos 0 is 1. Surface integration dA. Now what is the area of radius small r? 4 pi r square. Now using Gauss law, flux is equal to Q enclosed upon epsilon 0 E 4 pi r square। यहां से Q enclosed की बात करें that रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन epsilon 0 इज इक्वल टू E 4 पाई r स्क्वेयर। यहां से 4 पाई कट, क्यूब स्क्वेयर कट। So E is equal to sigma r upon 3 epsilon 0। कंप्लीट। ये आता है इनसाइड के लिए। अगर बच्चों यहां पे मैं रो की वैल्यू रख दूं, एक तो यहां से ये पता चल जाता है E प्रोपोर्शनल टू R,
और यहाँ पे मैं रो की वैल्यू रख दूं, दैट रो अगर ये पूरा चार्ज मैं सोचूं तो क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो अगर उसके बारे में बात करें, कंसीडर करें कि पूरे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्फीयर में वो क्यू है, तो रो की वैल्यू रख दे हम क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। यहां से अगर हम लिखे अरेंज द इक्वेशन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यू, तो ये भी इक्वेशन आपको याद रखना है इनसाइड के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे साइड में हम लिख लेते हैं इनसाइड के लिए that electric field inside E inside is equal to रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, और ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा केस outside. Now the second case outside. Now consider a non-conducting sphere which radius is r and charge distribution is over the volume of the sphere. Now consider another sphere of radius r which condition is r greater than capital R. So जैसे ही पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA. नाउ एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो आउटवर्ड डायरेक्शन, so angle between electric field and area vector is 0. Suppose 0 is 1. Surface integration dA. Flux is equal to E. What is the area? 4 pi r square. Now using Gauss law, Q enclosed upon epsilon 0 E 4 pi r square. यहाँ पे Q enclosed की बात करें, ये स्फीयर की, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो कैपिटल R रेडियस के स्फीयर में ही है, तो यहां पे हम स्मॉल r नहीं ले सकते। E 4 पाई r स्क्वेयर, यहां से 4 पाई कट हो जाएगा, सो E इज इक्वल टू रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 r स्क्वेयर, सो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वेयर। अगर बच्चों यहाँ पे हम कंसीडर करें कि पूरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल चार्ज Q है, तो रो की वैल्यू रख दे, रो की वैल्यू रखेंगे तो चार्ज पर वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 r स्क्वेयर, यहां से 3 कट हो जाएगा, r स्क्वेयर, सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वेयर। तो ये पॉइंट चार्ज का इक्वेशन हो गया। सो बच्चों अगर दूर से देखें हम तो ये पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, ऐसे सेपरेट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं दिखेगा। सो दूर से देखा जाए आउटसाइड पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है, चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसा हमें लगता है। तो इसकी वजह से भी ग्राफ ड्रॉ कर ले, नोट कर लिया, ठीक है। आउटसाइड की वजह से कैसा है, E outside that रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 r स्क्वेयर, दैट E प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंप्लीट। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस r, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस इनसाइड
इनसाइड में कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सरफेस पे मैक्सिमम और आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंप्लीट। इस तरह से इस तरफ भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस तरफ का डिस्टेंस ले लिया, ये रेडियस, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सरफेस मैक्सिमम। तो इस तरह का ग्राफ आ सकता है। ठीक है। तो ये थे पूरे 4 केस और 4th एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट, टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। दूसरा, टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। थर्ड, जो आज हमने पढ़ा, टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। एंड द फोर्थ, to find the field due to uniformly charged sphere। शॉर्ट में याद रखना हो तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहां पे केस ले लेते हैं, एक इनसाइड, यहां पे आउटसाइड। फर्स्ट केस हमने देखा था सॉलिड कंडक्टर स्फीयर, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ओनली ऑन सरफेस। तो अगर इनसाइड की बात करें, यहां पे नीचे लगे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज। आउटसाइड की बात करें तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वेयर। अब जो केस था दैट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए वॉल्यूम, उसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था 1/4πε0 Q इंटू R अपॉन R3, और आउटसाइड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।